जा बाबू, सुन ना, ए डांबर सुन, एक सम जो बाकी है बहुत इंपॉर्टेंट। किधर थे कल? तू किधर थी? तू तो ऑनलाइन फिर भी आती जाती थी। अरे यार, ये तुम्हारा ना एडमिशन का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 7 सुन बाबू। बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 में होमवर्क का सोल्यूशन दे रही हूं, सब लोग चेक करेगा। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ए चुप रहे, इधर देख। 1/4/19 को तूने पहले मशीनरी 2 लाख का खरीदा और वो साल 31 मार्च 20 को बाय डेप्री लगाया 20,000 का, 10% WDV मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 180 आएगा, सबको फर्स्ट ईयर बराबर आया होगा। 1/4/20 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सबने लिखा है 1,80,000। ये साल 1 अक्टूबर 20 को तूने एक और मशीनरी खरीदा है 75,000 का। अभी इस पे 31 मार्च 20 को बाय डेप्री लगेगा, बता देती हूँ 1,80,000 का 10% लगेगा और 75,000 का 10%, लेकिन 6 महीने के लिए। अमाउंट बताओ। 21,750, इसका 18,000 और इसका 7.5 और आधा 3,750। यहाँ पे आएगा 31 मार्च 20 को बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना? 2,33,250। परफेक्ट, इधर तक आया। अभी इसको मैं नीचे लेके आती हूँ। 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,33,250। इसको तूने 6 महीना वापरा, 1 अक्टूबर 21 को बेचा है। 3 चीजें आएगी, क्या क्या आएगा बेटा? ये डेप्रिसिएशन, अरे बोलो ना, मैं पूछ रही हूँ, क्या आएगा बोलो? डेप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये मशीनरी डिस्पोजल मेथड है, तो यहां पे कहां डाल देंगे? मशीनरी डिस्पोजल। और यहां पे मशीनरी डिस्पोजल में 1/4/21 को 2 मशीनरी से आएगा, जो भी आएगा उसके सामने 1/10/21 को, यस नहीं, पहले बाय बैंक एंड बाय प्रॉफिट और लॉस। लॉस ऑन सेल है बेटा, ये सब में क्रेडिट साइड आएगा, लॉस लिख देती, लॉस ऑन सेल। अभी इसका हम लोग वर्किंग करेंगे। एक चीज पहले से पता है, 1,10,000 जो मैंने ओरिजिनली खरीदा था वो 1/4/19 को खरीदा था 2 लाख का, जिसके ऊपर 1920 का डेप्री लगाया था तूने 20,000, तो 1/4/20 को उसका वैल्यू हो गया 1,80,000। फिर 2021 का 18,000 का डेप्री लगाया 1,62,000। ये आ गया तेरा 1/4/21 का ओपनिंग फिगर। इसमें से 6 मंथ्स का डेप्री आएगा 8,100। एक सेकेंड, सबसे पहले 8,100 इधर लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ 8,100 माइनस अगर कर दूं तो मेरे पास 1,53,900 का उसका WDV बचेगा, 1/10/21 का WDV ऑन डेट ऑफ सेल। तो यहां पे 1,53,900 लिख देती हूँ। ये 1,53,900 का WDV उठा के इधर लेके आए और फिर उसके सामने 1,10,000 का किया तो 43,900 का लॉस। जिसने भी किया उतना मिलना चाहिए। मिला बेटा? फूलपति, श्रेया, शिफा तूने किया है? तूने नहीं किया? तूने किया है? तू तो कर सकती थी ना, तू आई भी थी लेक्चर में। तू नहीं आई थी? तू आई थी? तू नहीं है तो क्या दोनों एक साथ आ रहे थे? मेरे को 3 ही जन दिख रहे थे, एक का मैंने एब्सेंट लिखवाया है। एक साथ थे, एक बार शक्ल दिखा देते मैं बोल देती प्रेजेंट थे। चलो बोल देना अभी तुम लोगों पर। चलो इधर तक ठीक है? प्लीज करने के लिए बोला तो, और ये सब मैंने 1 हफ्ते पहले दिया था।
रीजंस नहीं होने चाहिए नहीं करने के। यहाँ पे 31 मार्च 22 को अभी डेप्री आएगा खाली एक ही एसेट पे। हाँ, कौन से मशीनरी पे बेटा? ओरिजिनल तो चला गया, सेकेंड वाला 75,000 बचा है, इसके ऊपर आएगा बाय डेप्रिसिएशन। अभी ये 75,000 वाले पे पहले तूने, बता रही हूँ, 75,000 पे पहले तूने 6 महीने का डेप्री लगाया था 3,750, तो 71,250 बचा। अभी इसके ऊपर 10% डेप्री लगाना है 1 साल के लिए, 7125। ठीक है, यहाँ पे 7125 लगाया। चलो मुझे बोलो 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 64 120। क्यों रे, क्यों नहीं करके आए? एक हफ्ता ऊपर था यार, सादे मेथड से कर लेते, एटलीस्ट कर तो लेते। खाली मशीनरी बना के इधर ही, खाली मशीनरी डिस्पोजल इधर 2 चीजें लेके उसके बदले ऊपर ही लिख देते। ये बेसिक तो करवाया था मैंने। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग इवन आफ्टर अ वीक। कल का दिन जो भी था, लेकिन उसके पहले तो 1 हफ्ता था यार, मैं थी नहीं इधर 8 दिन। चलो आज हम लोग लास्ट सम कर रहे हैं इस चैप्टर का, ध्यान देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर मैंने रिवीजन लेक्चर्स लिए, वो फास्ट ट्रैक वाला अगर मैंने लिया, तो मैं ये सम डलवाएगी उसमें, क्योंकि मैंने तुझे बोला ईआरटी में बहुत सिंपल सम पूछा था, तो डिफिकल्ट वाला सम डालेगी मैं। तभी भी अगर नहीं, अभी नहीं समझे तो तभी समझना, गारंटी देती हूँ, एक बार में नहीं समझेगा, गारंटी देती हूँ। अपने पास होलसेल में मशीनरी पड़े, 2005 में खरीदे, 11 में खरीदे, 12 में खरीदे, 13 में खरीदे, 20 में खरीदे, 21 में खरीदे। ये सब का बेसिक्स बता देती हूँ तुम लोगों को। हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अलग से मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अलग से मेंटेन करते हैं। उसका मतलब ये कौन से वैल्यू पे होगा बेटा? कॉस्ट, और ये उसका डेप्री है। माइनस करूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे? मेरा WDV। अभी मेरे को आंसर्स चाहिए, ठीक है? जब पूछूंगी तभी आंसर दो। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? मैंने दे दिया आंसर, WDV तुम्हें देना था वो। ये सब में इन्होंने बोला है कि तू कोई भी दिन पे परचेस कर या सेल कर, फर्क नहीं पड़ता है। ईयर स्टार्ट पे परचेस कर या रेंट पे कर, 4 महीने बाद कर, 5 महीने बाद कर। अपना कंपनी का पॉलिसी ऐसे है, जो भी साल में परचेस करेगा ना, उस साल में वो मशीनरी पे 6 महीने का डेप्री लगेगा। तो हम लोग अज्यूम क्या करें? मिडल ऑफ द ईयर परचेस करें, और तो सेल भी कोई भी डेट पे कर, हम लोग अज्यूम करेंगे कि साल चालू होने के 6 महीने बाद ही सेल किया है। तो परचेस करेगा वो साल में कितने महीने का डेप्री लगेगा? 6। सेल करेगा वो साल में कितने महीने का डेप्री लगेगा? 6। ये पॉलिसी कंपनी का समझ में आ गया? लिखा है a firm's plant and machinery account on 31st December 21 and corresponding depreciation provisions broken down by year of purchase are as follows. 2005 में मैंने खरीदा था 2 लाख का मशीनरी और 2 लाख का डेप्री लग चुका है। कोई मुझे बताओ इसका WDV कितना है बेटा? 0। 2011 में 3 लाख का था और 3 लाख का डेप्री आज तक लगा चुके हैं, कितना है? 0। इन सब का प्रूफ दिखाने वाली हूँ मैं, 0 क्यों है, 0 क्यों, उसका प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ, रुक जा। 10 लाख का 9,50,000 50,000, 7 का ये 1,05,000, 425 और 285, इतने मेरे क्या पड़े बेटा? WDV। ये कुछ काम का नहीं था, सिर्फ प्रूफ के लिए था, जो मुझे तुझे एक्सप्लेन करना है। डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। एक तरह से अच्छा है बेटा, कॉस्ट पे 10% है, 100 के ऊपर 10% कितना आता है? 10। इसका मतलब कॉस्ट पे यानी कि कितना साल चलेगा बेटा? कहने से 10 साल चलेगा हर साल। कॉस्ट पे मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, और स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब सेम डेप्रिसिएशन हर साल आता है, तो हर साल 10 10 10 10 10 10 करूंगी, कितना जाएगा बेटा? कितना साल जाएगा? 10 साल। अभी 2005 को लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे मेरे समझने के लिए वर्किंग्स है, तो तुम लोग करना नहीं। 2005 में, ठीक है, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगेगा बेटा। कहने से पहले साल आधा साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा? बोलो हाँ कि ना? हाँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए बेटा? 9.5 साल हो गए। तो आखिरी साल में बचा ही कितना होगा बेटा? आधा साल। तो बेटा 2015 में ही तेरे 10 इयर्स का डेप्री लग चुका है।
आज हम लोग कौन से ईयर में है बेटा? 2021। तो कहने से इसकी वजह से वो पूरा 100% डेप्री लग चुका है। प्रूफ मिल गया बेटा तुम लोगों को कि ये 2 लाख पे पूरा 2 लाख क्यों है? बोलो हाँ कि ना? हाँ। अभी हमने नेक्स्ट मशीनरी खरीदा है 2011 में। जो 2011 में खरीदा है उसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। पहले साल आधा, उसके बाद 9 इयर्स तक एक 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 एक, और 10th ईयर में बचा ही आधा है बेटा। 2021 अभी मैंने लास्ट आधे साल का डेप्री प्रोवाइड करके 10 साल कंप्लीट किए। इसके लिए इसका भी पूरा 3 लाख प्रोवाइडेड है। कितनों को ये नहीं समझा है? 30,000 आता है तो यहाँ पे 15,000 प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हर बार 30,000 किया है, यहाँ पे 15,000 अभी प्रोवाइड किया और टोटल 3 लाख डेप्री चार्ज कर चुकी हूँ। बट हेंसफोर्थ अभी तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। 2012 है, 2013 है, क्या लिख रही है मैं आज? 2012 और 2013। चलो मुझे बता, आधा 1 2 3 सॉरी आज थोड़ा संका हुआ है। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हम 21 तक ही पहुंचे। मुझे बोल पहले साल में कितना डेप्री गया होगा? हाफ। 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5। खाली 9.5 ईयर्स का हुआ है। इसका मतलब कि हम लोगों को आगे 2022 में कितने साल का डेप्री प्रोवाइड करना है? हाफ ईयर का प्रोवाइड करना है। अच्छा ले कैलसी, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, 1 लाख हर साल आएगा। 10 साल पर 10% कितना आएगा? 1 लाख। पर अपना कितना बाकी है? खाली आधे साल का बाकी है, 50,000 बाकी होना चाहिए। देख ले 50,000 का WDV पड़ा है। क्लियर हो गया सबको क्या बोला मैंने? उतना ही डेप्री चार्ज करना बाकी है। 2013 का करो बेटा, अभी दिमाग लगा। अगर 12 में 9.5 ईयर्स हुआ है तो 13 में 8.5 ईयर्स हुआ रहेगा। पहला आधा साल गया रहेगा। 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर का आधा। तो बेटा 2022 में मैं कितने साल का डेप्री चार्ज कर सकती हूँ? पूरे 1 साल का चार्ज कर सकती हूँ। 8.5 साल का हुआ है, मतलब 1.5 साल का डेप्री अभी भी चार्ज करना बाकी है। ले बेटा 7 लाख इंटू 10% इंटू 1.5 ईयर्स, 1,05,000 बाकी है। ये रहा उसका WDV, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब 70,000 रुपीज ईयर 9 का बाकी है और 35,000 रुपीज बाकी के आधे साल का बाकी है। तो 70 और 35 कितना आ जाएगा? 1,05,000। उन्नति के अटके थी गयो शक्ल में 12 की वजह पक्का। बॉयज गर्ल्स इधर सबको क्लियर? अच्छा 22 का भी वैसे ही आएगा, 23 का भी वैसे ही आएगा। ये दोनों कैलसी पे करते हैं बेटा। 2020 का 20 में आधा गया होगा, 21 में 1 गया होगा। अभी तक कितना गया है? 1.5। 5 लाख का 50,000 होता है, 50,000 और आधे साल का 25,000, 75,000 का डेप्री लगा है आज तक। तो 5 लाख से 75,000 का ही डेप्री लगा है, मतलब अभी भी 4,25,000 का लगना बाकी है। और ये तो यही साल में खरीदा, तो ये साल में तो आधे साल का ही डेप्री लगाया होगा। 30,000 का आधा 15,000, बाकी का पूरा बाकी है। अभी तुम लोगों ने ना ये एक एक एसेट नहीं है बेटा, हर साल में एक नहीं खरीदा है, हर साल में झुंड ऑफ एसेट खरीदे हैं। 2005 में 2 लाख का एक एसेट नहीं है, बहुत सारे एसेट मिला के 2 लाख है। आई नो प्रॉब्लम है, सुन ले। 2012 में 10 लाख का एक एसेट नहीं है, बहुत सारे एसेट्स मिला के। इसमें से थोड़े से सेल किए हम लोगों ने। तो तुझे सारा नहीं बेचना है, थोड़ा सा बेचना है। तो वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी है, तो सुनेगा आगे। इट इज कंपनीज पॉलिसी to assume that all purchases, sale or disposal occurred on 30th June in relevant year for the purpose of calculating depreciation. Therefore, depreciation in year of purchase and sale will be how many months beta? 6 months. लिख के रख दो इधर। Irrespective of the precise dates on which such events occurred. कौन सा डेट हुआ भाड़ में गया, अपना आदत है परचेस और सेल हुआ तब 6-6 महीने का डेप्री लेगा। कोई जूम पे है क्या?
अय्यप्पन क्यों रे बेटा, आए तू उधर क्यों आए? बर्थडे लिखा बेटा इधर तक सब लोगों ने? आगे करो। अभी तुम लोगों को बोला है ड्यूरिंग 22, हम लोग ने 21 तक ईयर खत्म किया है। कौन सा ईयर कर रहे हैं बेटा? 22। मुझे बता 2022 में इस पे कोई भी डेप्री चार्ज होगा? नहीं। 2022 में इसमें कोई भी डेप्री चार्ज होगा? नहीं। दोनों 10-10 साल हो चुका है। इसमें कितने साल का डेप्री चार्ज होगा? आधा। इसमें कितने साल का होगा? एक। ये कौन सा वाला है? 2013 वाला। 2013 के बाद 2020 वाले में भी 1 साल का डेप्री चार्ज होगा और 2021 वाले पे भी 1 साल का डेप्री चार्ज होगा। 22 में 1 साल का डेप्री चार्ज करना है। ये वाला पार्ट कितनों को नहीं समझा तो आगे नहीं समझेगा। नहीं समझा? इस पे हम लोग 5 वाले पे पूरा डेप्री कर चुके, 11 वाले पे पूरा कर चुके, 12 वाले पे 9.5 कर चुके तो आधा ही साल का बचा है। 13 वाले पे 8.5 किया तो 1 साल कर सकते हैं, बाकी दोनों पे भी 1-1 साल कर सकते हैं। 1-1, 1.5 साल ही हुए बाकी सब पे। तो अभी तुझे बोला है 4 एडजस्टमेंट्स है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। ये साल में 15 लाख का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है। बेटा परचेज किया है तो कितने महीने का डेप्री लगाएगी मैं? 6 महीने का। 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख। 1.5 लाख 6 महीने के लिए 75,000, 75,000 का डेप्री लगेगा। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, अभी ये तीनों सेल है। पहला सेल प्लांट विच हैड बीन बॉट इन 2011। 2011 देखो बेटा, ये वाला कितने का खरीदा था हम लोगों ने? 3 लाख में से 1,70,000 वॉज स्क्रैप। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? सेल प्राइस 0। स्क्रैप करा मतलब भंगार में बेच देना। मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ? 0। बेटा इसका WDV आज कितना है 2011 के प्लांट का? 0। उसको बेचा भी कितने? WDV ऑन डेट ऑफ सेल इज 0, सेलिंग प्राइस इज 0, प्रॉफिट एंड लॉस इज 0। समझ में आ गया? इधर एकदम सिंपल है 2011 वाला। 2011 वाला लिख रही हूं। कॉस्ट 1,70,000 और उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फुल चार्ज हो चुका है तो वो भी आएगा 1,70,000। WDV ऑन डेट ऑफ सेल 0 और उसका सेलिंग प्राइस भी 0। अब आते हैं नेक्स्ट 2 पे। चलो पहला दोनों तेरा इजीली निकल गया, पहला परचेज है, दूसरा सेल वाला हो गया। ये और 4th वन इंपॉर्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साथ में रहना। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना? प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2012, ये वाला, इसमें पूरा डेप्री अभी तक लगा नहीं है। फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000, सेलिंग प्राइस 5,000 है बेटा। इसमें पूरे 5,000 का प्रॉफिट आएगा, इसका भी वैल्यू 0 है। दिमाग लगाती हूँ, बताती हूँ बेटा। 2022 का कॉस्ट कितना था? 2012 वाले का कॉस्ट 10 लाख। उस पे कितना डेप्री लगा चुके हो तुम लोग? 9,50,000, बराबर है। इस पे कितने का तूने आइटम बेचा बेटा? 90,000 का बेचा है। कैलसी उठा। अगर 10 लाख की कॉस्ट पे 9.5 लाख का डेप्री है तो 90,000 के कॉस्ट पे कितने का डेप्री है? 9.5 लाख, 85,500 आया बेटा क्या सबको लोगों को? 10 लाख के लिए 9.5 लाख है तो 90,000 के लिए कितना चार्ज किया होगा? 85 प्लस अभी बेच रहा है तो 6 मंथ्स का डेप्री, क्योंकि ये 2021 तक का प्रोविजन है। अपने को कौन से साल में बेचना है बेटा? 2022। 21 तक 9.5 लाख था, अभी 22 में 6 महीना हम लोग बोलेंगे ना यूज किया, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो 6 महीने का 90,000 पे डेप्री कितना आएगा बेटा? 90,000 पे 6 महीने के लिए 10%, 9,000 का आधा 4,500 आएगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ, 4,500। तो मुझे बोलिए दोनों को ऐड करूं तो 90,000 के सामने 90,000 का क्या आ गया? तेरा डेप्री आ गया है। तो मुझे बोल WDV ऑन डेट ऑफ सेल कितना? 0। WDV कितना हो गया? 0। तूने बेचा कितने में? 5। कह रहे से तेरे तो 5 के जलसे हो गए, बोले हाँ कि ना? हाँ। कितनों को ये नहीं समझा? पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ ये 85,500 तक करते हैं।
हम लोग भूल जाते हैं कि इस साल भी कितने महीने का, मैंने क्या बोला, परचेज होगा उस साल भी 6 महीने का और सेल होगा उस साल भी 6 महीने का, दोनों भी साल 6 महीने का डिप्री आएगा। तो मैंने तो 2021 तक का प्रोविजन फॉर डिप्री तुम लोगों को दिखाया है। जो सेल हो रहा है 2022 में हो रहा है, तो सेल के 2022 में 6 महीने का डिप्री वापस से लगेगा, उसके बाद ये तेरा टोटल डिप्री आएगा। जिसको नहीं समझा बोलेगा ये मैं शॉर्टकट में सिखा रही हूँ। और लास्ट हमने कौन सा वाला बेचा है बेटा, 2013 में खरीदा हुआ है। 2013 में जो मैंने खरीदा था, ऊपर पहले देखने दे, 13 का कॉस्ट कितना है, 7 लाख, और 7 लाख के सामने 5,95,000 का डेप्री लास्ट ईयर तक का लगा के रखा है। मुझे उन्होंने बताया कि मैंने कितने का एसेट खरीदा था बेटा, 2,40,000 का जो एसेट खरीदा था उसके ऊपर डेप्री कितना, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ, 2,04,000 आया बेटा। प्लस ये साल मेरे को 6 महीने का 2,40,000 पे लगाना है, 2,40,000 यानी कि 24,000, 24 का आधा कितना आएगा, 12,000, तो टोटल डेप्री हो जाएगा 2,16,000 का डेप्री। मुझे बता WDV ऑन डेट ऑफ सेल 2,40,000 के कॉस्ट में से 2,16,000 माइनस कर देंगे, 24,000 रुपया बचता है। अरे बोलो हाँ, क्या हुआ बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्री है, 2,40,000 के कॉस्ट पे डेप्री आएगा, डेप्री इसके ऊपर आए, सॉरी इसके ऊपर डेप्री आएगा 10% फॉर 6 मंथ्स। ये भी ऐसे ही किया था बेटा, ये भी इसके ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, लिखा तो। अब मुझे बोल इसका WDV कितना आएगा, 24,000, और इसको तूने बेचा कितने में बेटा, 15,000। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ था, पर यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉस। 24 का आइटम खाली 15 में बेचा, कितने का लॉस आया, 9। क्लियर हो गया बेटा, समझ के। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सम्स। इसमें डिफिकल्ट क्या है, हमने समझा है। अभी यही चीज सीधा करने बैठती ना बैंड बजती, क्योंकि वो मैंने ट्राई किया है। Calculate provision for depreciation for the year ended 31st December 22. In calculating provision, you should bear in mind that it is company's policy to show any profit or loss or disposal of plant as a completely separate item in P&L account. Obviously, separate ही दिखाते हैं. You are also required to show the following ledger: plant and machinery cost पे, provision for depreciation and machinery disposal, sale or disposal of plant and machinery. जितनों को भी, कितनों को नहीं समझा पहले मेरे को बताओ, जितनों को भी नहीं समझा आई विल डिस्कस। तुझे चाहिए तो एक्सप्लेनेशन लिख के रख, एक्सप्लेनेशन होगा ना तो तुम लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है, गिव द हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7। डेट लिख के रख दे 27 मई को, कि कभी तुम लोगों को अगर देख रहा हो ना इसका वीडियो, तो 27 मई का वीडियो है ये। ये 20 और 21 वाला ना मैंने डिटेल नहीं लिखा है। हाँ, मतलब 2020 में आधा साल, 21 में कितना साल हुआ रहेगा, 1 साल, 1.5 ईयर ही हुआ है, तो 22 में पूरा 1 साल का डिप्री लगा सकते हैं। इसमें तो आधा ही हुआ, इसका लिख सकती हूँ, जाने दें। क्या हुआ रे, ठोठियो શું થયું, जाओ, I'll miss you। कहाँ जाना है बेटा, इधर से अगर तू गलती से वो वाला ब्रिज ले ले, सीधा स्लाइड होगा नीचे। सब बेटी है और सब जॉय, थोड़ा माल फूक ले, इधर ही बैठे एंजॉय मिल जाएगा तेरे को। 11, 12, 13 तीन ही सेल थे। हो गया लिख के, जिसका भी हो गया है 3 अकाउंट ड्रॉ करने हैं, एक एक साल 2022 का ही करना है, एक ही साल का करना है। तो तुम लोग मशीनरी अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे और मशीनरी डिस्पोजल बनाओगे। मशीनरी अकाउंट 5 से 6 लाइन का बनाओगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 6 से 7 लाइन का बनाओगे। डिस्पोजल नहीं, 3 डिस्पोजल है,
नहीं नहीं सुन, एक काम करो, सब आधे आधे पेज का बना दो, खत्म करो। 3 सेल है ना, कितने लाइन का बना है? पागल है क्या? हाँ पागल है, सॉरी। हाँ बेटा सही है, देखा नहीं तूने, 1 ही साल का बनाना है 2022 का, तो तू क्या सब 2005 से बनेगा? चालू कर, पहुंच। अरे तू चालू कर अभी, तो तू पहुंचेगा हमारे साथ 22 तक। आधा पेज भी ज्यादा ही है, फिर भी मैं आधा पेज बोल रही हूँ। अय्यप्पन समझ रहे? ये अंडरस्टैंड नहीं, तू कल आने वाले पहले ये बोल। अच्छा बाकी के बच्चों चलो डब्बा बनाओ। एक कौन मेरा स्केल चुराया? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन गर्ल्स बॉयज, चालू करें। जिसका भी हो गया मेरे साथ रहेगा। 2022 हेडिंग दे दो, 2022 1 जनवरी 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये कौन से वैल्यू पे डब्बा है पूरे का पूरा? तेरे कॉस्ट पे। एवरीवन विल कम टू दिस डब्बा। बेटा कॉस्ट का टोटल देखो कितना दिख रहा है तेरे को? 30 lakhs। लिखा सबने 30 lakhs? हाँ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन पे आओ, हेडिंग दो 2022 1 जनवरी 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा देखो तो साल भर का, इतने सारे सालों का मिला के प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टोटल कितना दिख रहा है? 21,35,000। 21,35,000 दिख रहा था अपने को? बोलो हाँ कि ना? हाँ, परफेक्ट। इतना दोनों का ओपनिंग देके रखा है। अभी 4 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट बोलता है प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया है 15 लाख का। अपने को बोले कुछ भी हो जाए 30 जून 22 को ही अज्यूम करना है, हाफ ईयर पे। यहाँ पे अज्यूम करो टू बैंक 15 लाख का खरीदा है, तो कॉस्ट के कॉलम में 15 lakhs आ गया बेटा। कितनों का बाकी है लिखना? अभी हमने 3 प्लांट एंड मशीनरी बेचे हैं बेटा। तीनों प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट हटाना पड़ेगा इधर से, और तीनों को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल। एक एक करके करना है। पहले आओगे मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफर करने के लिए। एडजस्टमेंट 2 रीड करो, कितने का कॉस्ट गया बेटा? 1,70,000 बराबर। कॉस्ट गया 1,70,000। मशीनरी डिस्पोजल में आ जाओ 22 में 30 जून 22 को टू मशीनरी अकाउंट 170। अभी मुझे जानना है कि इसके ऊपर आज तक हमने कितना डेप्री चार्ज किया है बेटा। तो देखा 2011 साल, तो पता चला इस पे तो पूरा ही डेप्री चार्ज कर चुके हम लोग, बरोबर है, कुछ भी बचा नहीं है। तो आइडियली करंट ईयर का कुछ भी 6 months का आएगा क्या? नहीं, बचा ही नहीं है। सारा ये 21,35,000 जो है उसमें पूरे का पूरा पैसा इंक्लूडेड है, हाँ कि ना? हाँ। पूरा 3 लाख का बेचती तो पूरा 3 लाख रिवर्स करना पड़ता, पर मैंने कितने का बेचा है? खाली 1,70,000। तो यहाँ पे 30 जून 22 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फुल 1,70,000 निकाल दिया इधर से।
बाप निकला तो उसका बच्चा बड़ा हो गया, पूरा 170 का हो गया। सॉरी, 2 मशीनरी। मन की आंखों से देखो बेटा, देखा? अभी इसको हम लोग इधर नीचे लेके आएंगे। 30 जून 22 को बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,70,000। बेटा ये टैली हो गया क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस कितना है 0, वैल्यू कितना है 0, तो प्रॉफिट और लॉस भी कितना आएगा 0। खत्म हुआ। जिसका भी हो गया क्वेश्चन पे आएगा और देखेगा थर्ड आइटम का कॉस्ट कितना था। हमने ऊपर वर्किंग नोट भी किया ना, थर्ड एडजस्टमेंट में देखो ना कितने का कॉस्ट था 90। तो यहां से बाय मशीनरी डिस्पोजल कॉस्ट के खाते से 90,000 निकाल दो। मैं इधर लिख रही हूं तो यहां पे भी लिख के खत्म करती हूँ, एक लाइन लीव करके 30 जून 22। इधर टोटलिंग नहीं लेना होता है बाय द वे, वो समझा रही थी खाली। मशीनरी अकाउंट आया 90,000। अब उसका प्रोविजन फॉर डिप्री भी आएगा, पर रुक जाओ, रुको बेटा, मुझे बोलो आज तक का उसका प्रोविजन फॉर डिप्री 85,500 था, पर पहले मुझे 6 महीने का भी लगाना है कि नहीं? हाँ, पहले उसका 6 महीने का डिप्री लगेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, 30 जून 22 को बाय डिप्रिसिएशन 4,500, एडजस्टमेंट 3 वाला है ये, ठीक है। ये वाला एडजस्टमेंट 2 का था, एडजस्टमेंट 1 परचेज था, एडजस्टमेंट 2 का ये था, ये एडजस्टमेंट 3 का है। अभी इसको उठाया मैंने बोला देख भाई तेरा जो ओपनिंग बैलेंस है ना उसमें 85,800 पड़ा है, और अभी मैंने 4,500 लगाए, तो टोटल कितना हो गया बेटा? कहने से वापिस से टोटल 90,000 हो गया, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो पूरा उठा के कहाँ पे डाल देंगे? मशीनरी डिस्पोजल में। एडजस्टमेंट 3 90,000 पूरा चला गया, 85,500 ओपनिंग में है प्लस 4,500 अभी लगाया। वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली दिखा दूंगी, लेकिन हमने वर्किंग ऊपर जो करके रखा था ना उसके बेस पे अभी लिख लेते हैं ताकि ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो अपना। तो इसको इधर दिखाया डेबिट साइड, तो मशीनरी डिस्पोजल में किस तरफ दिखेगा? क्रेडिट। अब मुझे बता, कॉस्ट भी 90, डेप्री भी 90, तो WDV कितना? 0, और मैंने इसको सेल किया है 5,000 पे, 5,000 आया। तो बेटा खाली इतना पार्ट देखोगे तो दिख क्या रहा है कि इतने में 5,000 का बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट। रिवर्सल ऑफ डिप्रिसिएशन क्लियरली, क्योंकि तुझे पूरा डिप्री लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आज भी उसका वैल्यू 5,000 था, तूने 90 पे पूरा 90 का डिप्री लगा दिया, एक्चुअली 85 का डिप्री लगाना चाहिए था, किया तू नहीं थी तो तेरे को नहीं पता रिवर्सल ऑफ डिप्री। अच्छा, इसके बाद एक और एसेट है एडजस्टमेंट 4। क्वेश्चन पे आओ, एडजस्टमेंट 4 देखो बेटा, 2,40,000 का ओरिजिनल कॉस्ट निकाला है। आजा, बाय मशीनरी डिस्पोजल 2,40,000, दौड़ के जाओ मशीनरी डिस्पोजल में, एक लाइन छोड़ रही हूं ताकि पता चले सब अलग अलग है। टू मशीनरी 2,40,000, और इसके सामने आएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सबने इधर तक लिख लिया? अब थोड़ा अपने डब्बे पे आओ, तो हम लोगों ने जो वर्किंग किया था बेटा, इसके ओपनिंग में 2,04,000 रुपए पड़े, बरोबर है, और इसका करंट ईयर का डिप्री कितना लगाना है 6 महीने का? 12,000। तो पहले 12,000 का डिप्री लगा दो। 30 जून 22 को बाय डिप्री ब्रैकेट में एडजस्टमेंट 4, 12,000 का डिप्री लगेगा। 2,40,000 पे कितना महीना बेटा? 6 महीने के लिए 10%। अभी ये लगाने के बाद हम लोग इसको उठा के मशीनरी डिस्पोजल में डाल देंगे।
2,04,000 तो था ही, प्लस तूने 12 अभी अभी और लगाया एडजस्टमेंट 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,16,000। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2,16,000 मशीनरी डिस्पोजल में। अब मुझे बताओ, इसको हमने सेल किया था 15,000 में, घाटा हो गया, एक्स्ट्रा डेप्री लगाना है। और से कितने का एक्स्ट्रा डेप्री लगाना चाहिए था अपने को? 9,000। डेप्री भी पीएनएल में डेबिट जाता है, लॉस भी वहीं पे जाता है, खाली नाम अलग है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इंडिविजुअली टैली, देख ये दोनों अपने आप में हो गया है, ये हो गया 95 या 95 और ये भी हो गया, तो ओवरऑल अकाउंट टैली। मशीनरी डिस्पोजल कब तक आएगा? जब तक सेल होगा। सेल हो गया, बात खत्म हो गई। क्या किया तूने सेल में? पहला आइटम में पूरा डेप्री लग चुका था तो करंट ईयर का भी 6 महीना लगा नहीं, दूसरे आइटम में बाकी था तो उसका भी 6 महीने लगा दिया, तीसरे आइटम में बाकी था तो उसका भी 6 महीना लगा दिया। फिर ओपनिंग में थोड़ा है, ये 6 महीना दोनों ऐड किया, ओपनिंग में थोड़ा है, अभी का 6 महीना, ओपनिंग में थोड़ा है, अभी का 6 महीना ऐड करके टोटल डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया एंड वी कंप्लीटेड आवर सम का सेलिंग पार्ट। अभी आएगा तुम्हारा इंपॉर्टेंट वर्किंग। कौन सा वाला वर्किंग बेटा? डिप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग एसेट्स। कर सकते हैं हम लोग? आ जाओ इधर। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले ना तुम लोग वो कर लो, क्या कहते हैं, सेल का सारे वर्किंग नोट्स कर लेते हैं हम लोग। सेल ऑफ एसेट ब्रैकेट में परचेस्ड इन 2011, टिल 21। 2011 वाला जो ईयर है उसका कॉस्ट 3 लाख था और उसका प्रोविजन फॉर डेप्री टिल 2021 भी 3 लाख था। अभी तुझे सेल करना है 1,70,000, तो उसका प्रोविजन फॉर डेप्री भी आएगा 1,70,000। ठीक है। In 2022 there is no scope of further depreciation. As WDV is already nil. तुम लोग ऐसा भी कर सकते थे, 1,70,000 11 में लिया, फिर 12 का डिप्री, ऐसे 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 10 साल का टाइम पास भी कर सकते थे, या फिर सीधा ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब मेरे को बोलो, सेकेंड सेल कौन सा एसेट का था बेटा? 2012 में खरीदा हुआ, कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन टिल 2021। 2012 में 7 लाख का वैल्यू जो खरीद, नहीं 7 लाख नहीं, सॉरी 10 लाख का वैल्यू जो खरीदा था उसका डिप्रिसिएशन 9.5 लाख चार्ज कर चुके हम लोग। आज जो सेल करना है वो है खाली 90,000 का, तो उसके ऊपर 85,500 का डिप्री चार्ज हो चुका है। In 2022 we need to charge depreciation for 6 months on cost. Therefore, depre is equal to 90,000 पे
10%, 6 महीने के लिए 4,500। टोटल डेप्री टिल डेट ऑफ सेल 85,500 प्लस 4,500, 90,000। प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूं, वो सीधा मशीनरी डिस्पोजल में तुमको दिख के आता है। एसेट का वैल्यू क्या है 0, बेचा है 5,000 पे तो पूरे का पूरा 5,000 का प्रॉफिट। नहीं लिखा क्या बाबू लोग इधर तक? कितना बातें करती हो यार तुम दोनों, कुछ तो लोचा है तुम दोनों में, एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही खुश रहते हो। उसको बुरा लगेगा बेटा, उसको बुरा लगेगा। तो किसी और लड़के के साथ बैठेगा उसको बुरा लगेगा। $7,00,000, 5,95,000। इसमें से सेल किया है 2,40,000 का माल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,04,000 का ऑलरेडी डेप्री चार्ज है। आवाज कम थोड़ा। 2,04,000 का ऑलरेडी डेप्री चार्ज है। इन 2022 वी नीड टू चार्ज डेप्री फॉर 6 months, क्योंकि सेल वाला ईयर है, ऑन कॉस्ट। Therefore डेप्री फॉर 22 2,40,000 पे 10%, 6 महीने के लिए। हाँ रिमेनिंग पे 1 ईयर 12,000। ये तो खाली सेल वाला है ना बेटा। टोटल डेप्री टिल डेट ऑफ सेल 2,04,000 प्लस 12, 2,16,000। तो 22 में कितने साल का डेप्री चार्ज कर सकते हैं बाकी एसेट्स पे? मैक्सिमम 1 ही साल का कर सकते हैं। 1 साल में 10-12 साल का डेप्री चार्ज करेगा क्या? नहीं, 1 साल में 1 ही साल का, या फिर 6 महीना, विच एवर इज लोअर, कर सकते हैं हम लोग। इधर तक सब लोगों का डिस्कशन हो चुका था, इसके लिए मैंने लिखवाया। तुम लोग मुझे हेल्प करोगे बाकी का डेप्री कैलकुलेट करने में, मैं लिखूंगी। उसके बाद याद नहीं नंबर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नहीं सबका होगा, वही बोल रही हूँ, सुन लो। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? उसके बाद तुम लोग कॉपी करोगे। पहले समझ लो प्लीज, कोई लिखेगा नहीं अभी। ईयर कॉस्ट, खाली मेरे को कॉस्ट चाहिए। मुझे बता किसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, कॉस्ट पे कि डब्ल्यूडीवी पे? कॉस्ट पे। डब्ल्यूडीवी पे होता तो माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करके डब्ल्यूडीवी निकालती, फिर इसका हम लोग डेप्री निकालते। पर इस बार डब्ल्यूडीवी पे निकालना नहीं है, किस पे निकालना है? कॉस्ट। तो मेरे को कॉस्ट ही चाहिए, ठीक है। अब भी मैं यहां पे लिखने वाली हूं डिप्रिसिएशन फॉर बैलेंस अवेलेबल ईयर्स। करंट ईयर डिप्रिसिएशन मंथ्स ईयर और करंट ईयर डिप्रिसिएशन रुपीस। ध्यान इधर सबका। पहला एसेट था 2005 का, मेरे को बता 2005 का तेरा कॉस्ट कितना है बेटा? 2 लाख। अब मुझे बता कितना बैलेंस ईयर्स बचा है फॉर डिप्रिसिएशन? कहने से 0 ईयर्स बचा है, तो करंट ईयर में कितना मंथ्स आएगा? 0। डिप्रिसिएशन में कितना आएगा? 0। अग्री करते हो? फिर आएगा 2011। बेटा 2011 का टोटल कॉस्ट 3 लाख था, पर कहने से 3 लाख में से 1,70,000 ही बेचा है। अभी भी कितने का कॉस्ट बचा है बेटा? 1,30,000 बचा है। अब मुझे बता 2011 तुम लोगों ने जो ये वर्किंग किया था ना इधर, बताओ ये वाला हो गया 2011 में। 2022 के लिए कितने साल का और डिप्रिसिएशन बाकी है? 0। यहां पे भी 0 ईयर्स बाकी है, तो यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा। अग्री करते हो बेटा? 2012 में कितना वैल्यू था? 10 लाख। 10 लाख में से 90,000 सेल किया है, मतलब आज भी 9 लाख
10,000 बचा है। मुझे बता, यस, यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे 2012 के साल के 22वें साल में 2022 में कहने से 9.5 साल का डेप्री लग चुका है, और कितने महीने का बाकी है? 6 मंथ्स, हाफ ईयर का बाकी है। 9.5 साल का हो चुका है, 6 मंथ्स। तो बेटा पूरे 6 मंथ्स का डेप्री लगाना पड़ेगा। लेट 10% में 9,10,000 पे 91,045,500 बरोबर। कितनों को नहीं समझा ये? 2012 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2013। बेटा 2013 में 7 लाख था, 7 लाख में से 2,40,000 माइनस करो बेटा, कितना आता है? 7 लाख में से 2,40,000 माइनस किया 4,60,000 बरोबर। अगर मैं 13 में हूं, रुक जा, जब मैं 13 में हूं तो मैंने आज तक 8.5 साल का ही डेप्री चार्ज किया है। अभी भी कितने ईयर का बाकी है? 1.5 ईयर का बाकी है। तो यहां पे मैं लिखती हूं बैलेंस डिप्रिसिएशन अवेलेबल 1.5 ईयर्स। उसमें से करंट ईयर का कितना चार्ज कर सकती हूँ बेटा? 1 ईयर का ही कर सकती हूँ। ले ले, इसका कितना आएगा बेटा? 10%, 46,000। 1 साल बाकी तो 1 साल का करो, 6 महीने बाकी तो 1.5 साल का बाकी, तो 1 साल 1.5 साल का नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने साल का कर सकते हैं? 1 साल। ठीक है, उसके बाद देखो तो कौन सा ईयर है बेटा? 2020, सॉरी 5 लाख है, इसमें से मैंने कुछ भी सेल किया नहीं है। 2020 में मैंने 20 का आधा साल का डेप्री चार्ज किया है, 21 का 1 साल का किया। कितने साल का हुआ? खाली 1.5 साल का हुआ है। इसका मतलब आज भी 8.5 साल का डेप्रिसिएशन बाकी है। तो ये साल में कितने साल का कर सकती हूँ? 1 ईयर। कितना आएगा डेप्री बेटा? 50,000। फिर आएगा 2021 में 3 लाख का है, 3 लाख का मशीनरी है बेटा। 21वां, यही साल 21 था तुम्हारा, इसके पहले वाला। आज तक कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया? खाली आधे साल का। डेप्रिसिएशन फॉर बैलेंस अवेलेबल ईयर्स 9.5 ईयर्स। उसमें से हमें कितने का करना है? 1 साल। कितना आएगा? 30। एंड डो नॉट फॉरगेट, हमने ये साल भी खरीदा है 15 लाख का। ये 15 लाख पे कितने साल का डेप्री बाकी है बेटा? पूरे 10 साल का। पर बेटा इधर तो खाली 6 महीने का कर पाएगा। क्यों? ईयर ऑफ परचेस 2 लाख, नहीं 75, 2,46,500 तेरे करंट ईयर का डेप्री आएगा। समझा? तो यहाँ पे जब तुम लोग कॉस्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे 31 दिसंबर 22 को बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे तो दिस विल बी एज पर वर्किंग नोट 4 2,46,500 कैलसी उठा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 22 को। बताओ कितना आएगा? $19,22,000। नहीं आया? तुझे आया ग्रीनरी? 1922 तू नहीं बोला? 19,22,000 शिखा, ठीक है शिफा। अच्छा मेरे को ये बता, यहाँ पे 31 दिसंबर 22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 2,40 lakhs। पाँच लाख का ये बेचा है, 45 लाख इधर है, 40 लाख बचा। समझ में आया सब लोगों को? ये वाला पार्ट कितनों को नहीं समझा है? डिप्रिसिएशन फॉर बैलेंस अवेलेबल ईयर्स, बैलेंस इतना साल है, तुझे यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर का कर सकता है, 6 महीने का तो 6 महीने का। लास्ट वाले पे क्यों 6 महीने का है? डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल में 6 महीने का डिप्री होता है। तुम लोगों ने इधर तक तो सबने लिख लिया है, वर्किंग नोट 4 लिखना चालू करो। हाँ, WDV में कुछ खास नहीं आएगा। देख कॉस्ट इतना है माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री इक्वल टू WDV, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हाँ तो जो WDV इधर कॉस्ट पे तूने ये सारा निकाला ना, तो वहाँ पे WDV का 10% आएगा, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम पता है किधर आएगा? ये पता है मैंने 3 लाख के बदले 1,30,000 लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
भगवान को प्रे करो ऐसे इतना खड़ूस नहीं बने। अरे कुछ नहीं, जितना तूने ऑलरेडी माइनस कर दिया ना ऊपर, देख 1,30,000 है, 3 लाख का तेरा डिप्रिसिएशन विदा, उसमें से कितना इधर तूने निकाल दिया, एक सेकेंड रुको, इधर से कितना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन निकाल दिया था 1,70,000, करेक्ट, तो उधर से 1,70,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ओपनिंग सेकेंड ईयर का 9,50,000 था, 9,50,000 के ओपनिंग में से तूने 85,500 निकाला था, तो इधर से 85,500 माइनस हो जाएगा। इधर की ओपनिंग से कितना 2,16,000 नहीं 2,04,000 का ओपनिंग निकाला था, तो इधर से 2,04,000, इसके अंदर 2,04,000 इंक्लूडेड था ना, तो इधर 2,04,000 माइनस हो जाएगा। ये सारे ओपनिंग फिगर्स है, तो सारे ओपनिंग में से ओपनिंग पता है WDV ऑन डेट ऑफ सेल का कब से बोल रही थी मैं, दिखाती हूँ। पहले ये हो गया 2,46,500, किसी का बाकी लिखना। अच्छा, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फिनिश करो। हाँ तुम लोग बताओ। एनपीओ वन ऑफ माय फेवरेट एंड इजी चैप्टर्स, इतना हेवी के बाद यू डिजर्व एनपीओ। अभी फिलहाल ब्रेक, चाय पीते हैं, कुछ नया नहीं है, घिसा पीटा पुराना वो है ना, ऑनोरोरियम टू डॉक्टर्स। अरे क्या बात कर रहे हैं, सही टैली हुए कि गलत, कैसे पता? गजब, सेम। हाँ इसका रिवीजन होगा, आजा तेरे तुझे रिवाइज करवाती हूँ थोड़ा बहुत। देख कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, एक नया कंसेप्ट नहीं है, खाली एडजस्टमेंट्स का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, दैट्स इट। एक दो सम में है थोड़ा बढ़ा दिया है, बाकी सब वही घिसा पीटा, क्या ही नया कर लेंगे यार एनपीओ में। लास्ट ईयर चारों आ गए ना सब्सक्रिप्शन तुम लोगों को, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर प्री रिसीव, लास्ट ईयर प्री रिसीव, हो गया खत्म। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा एनपीओ, यू ऑल नो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स दैट वी हैव इन आवर सिलेबस, बट लेंदी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को 3 अकाउंट्स बनाने होंगे। हाँ एक चीज तुम्हारा अलग जो आ सकता है वो है, जो अभी मेरे को नीचे चाय पीते वक्त याद आया, वो एक अलग चीज जो आ सकता है, वो मुझे पता नहीं है तुम्हारे पास पहले से था या नहीं था 11 में। मुझे तुम लोग बताओ कितने अकाउंट्स हम लोगों के इधर उधर? 3, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तुम लोगों को रिसीट एंड पेमेंट दिया होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। इस बार ये दोनों दिया होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाना होगा। ये हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, ये एक नया पॉइंट है तुम लोगों का, ठीक है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। पहले एनपीओ होता क्या है? फुल फॉर्म नहीं पूछा बेटा, मतलब पूछा है, नेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंट्स बनाना है। अरे डांबर, एनपीओ होते क्या है मैं ये पूछ रही हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो कमाने के लिए काम करते नहीं है, समाज सेवा के लिए करते हैं। सच में? एग्जैक्टली, काला धन छुपाने का रास्ता है बेटा ये। इनका सबसे ज्यादा काम पता है कौन से महीने में आता है? मार्च में, ठीक है। ब्लैक से वाइट, वाइट से ब्लैक करना है, ये लोग बेस्ट वे है। प्लस तुम लोगों को ना 80G का डिडक्शन मिलता है इसके ऊपर इनकम टैक्स में। 80G एक सेक्शन है, सेक्शन 80 में ABCDFGH सब होते हैं, तो 80G तुम लोगों का डोनेशन से रिलेटेड है। हम लोग उनको डोनेशंस करते, पता है उनके लिए डोनेशन इनकम होता है, हमारे लिए डोनेशन एक्सपेंस होता है। जितना भी डोनेट करेंगे ना हम लोग उसका या तो 50% या तो 100% डिपेंड करता है कि तू कौन से वाले कंपनी में कर रहा है, उतना तेरे को टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर मुझे 1,00,000 रुपये टैक्स भरना और मैंने 80,000 का डोनेशन किया, 100% है, तो मुझे 80,000 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा? खाली 20। मैडम पर गया तो सही ना, आप 1,00,000 दो गवर्नमेंट को, और फिर आप बोलो, या फिर आप 1,00,000 में से 80,000 एनपीओ को दे दो,
तो भी आपको 20,000 तो भरना है, आपको 20,000 भी भरना है टैक्स को, 80,000 भी भरना है, आपके जेब से तो 1 लाख ही गया, गलत। ये मैं उसको वाइट में दूंगी, वो अपना थोड़ा कट निकालेगा 8-10 हजार और बाकी का 70,000 मेरे को ब्लैक में देगा। शिट। एनपीओ में तुम लोगों को तीन मेन अकाउंट्स होंगे और एक वर्किंग नोट आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनाओगे इफ ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। लास्ट ईयर का कैपिटल नहीं दिया है तो तुझे लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के दिखाना पड़ेगा। तेरे पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होगा। बेटा व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? कैशबैक अकाउंट का दूसरा नाम, ठीक है, इज्जत से, नॉट इवन किडिंग, कैशबैक अकाउंट का दूसरा नाम। खाली इधर हम लोग कैशबैक नहीं बोला कि क्या बोला था, यहाँ पे सब कुछ नाम बदल दिया है, काम वही है, नाम बदल दिया है। उसके बाद आएगा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ एक टॉपिक नया है तुम्हारे पास इसमें, सॉरी, ये तुम्हारा कौन सा है बेटा? ट्रेडिंग प्लस पीएनएल अकाउंट। उसके बाद तुम्हारा आएगा करंट ईयर का बैलेंस शीट, ये तुम्हारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अभी इसमें ना एक और चीज आएगा, इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अलावा भी एक और आता है, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस अकाउंट। दिस इज बेसिकली योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये तभी बनाना है जब भी तेरे पास सेल्स का फिगर दिया होगा। ओके, शो दिस only when sales is given in question। सेल्स थोड़ी करते हैं ये लोग, नहीं करते हैं। तू प्रॉफिट्स भी बोल सकता है या गेन्स भी बोल सकता है, थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करना है तो, ठीक है। और आएगा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कुछ नहीं बोला है तो यही तेरा ट्रेडिंग प्लस पीएनएल बन जाएगा। तो नॉर्मली तुम्हारे पास 1, 2, 3 और 4 रहेगा। खाली 2 ही समय जिसमें तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो, जो नया है। कुछ नहीं, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, सेल्स होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। इंस्टेड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यू विल से प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर जीपी को हम लोग किधर डालते हैं बेटा? पीएनएल। पीएनएल यानी कि कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तुम लोगों का जो फाइनल आंसर आता है वो तुम लोगों का सरप्लस या डेफिसिट होता है। बेटा सरप्लस यानी कि क्या ज्यादा है? सरप्लस यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है, सॉरी प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी कि क्या ज्यादा है? इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है? इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। और अगर डेफिसिट है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। इतना तो बेसिक सबको आता है, बैलेंस शीट में कुछ भी नया नहीं, इतना कंसेप्ट है तुम्हारा। अभी मैं तुझे लिखवाऊंगी मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी बताऊंगी सिर्फ सिखा रही हूँ तुम लोगों को। अगर मैं तेरे को बोलूँ कि मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, तो बेटा ये और कुछ नहीं पर कैश बैंक अकाउंट है। कैश एसेट होता है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा, सारा इनकम आएगा तो रिसीट्स ये साइड आएगा और सारा पेमेंट्स ये साइड आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी मेरे पास पैसा आया, किसका पैसा आया? मैं बोलती हूँ रेंट का पैसा आया। रेंट इनकम है या फिर डिविडेंड लिख देती हूँ, रेंट ही लिखती हूँ। रेंट इनकम है। रेंट का मुझे 50,000 रुपया आया, पर जरूरी है 50,000 आया पूरे का पूरा करंट ईयर का ही होगा? करंट ईयर का भी हो सकता है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। मुझे बोल दिया गया है दैट आउट ऑफ अबाउ रेंट 10,000 pertains to next year, to next year। तो मुझे बोले इसका सोल्यूशन तुम लोग कैसे करोगे? तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाओगे, यहाँ पे बाय रेंट दिखाओगे, कितना दिखाओगे? पहले 50, उसमें से प्री रिसीव्ड दिखाओगे, बोलो हाँ कि ना? हाँ। पहले से रिसीव करके रखा है, कितना रिसीव करके रखा है? 10, तो नेट कितना आएगा? 40। और इसके बाद तुम लोग इधर बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड प्री रिसीव्ड कितना आएगा बेटा? 10।
बेटा प्रीपेड होता है, पहले से पे करके रखा है तो एसेट है, तो प्री रिसीव्ड है तो लायबिलिटी। ऐसा आया? अभी तुम लोगों को उल्टा करना होगा। तुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा 40,000 दिया होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से ईयर को रिप्रेजेंट करता है बेटा? करंट ईयर ओनली। इसके लिए लास्ट ईयर का भी हम लोग माइनस करते हैं और नेक्स्ट ईयर का भी हम लोग माइनस करते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, क्यों? वो करंट ईयर को बिलोंग करता है, तुझे बिलोंग किसको करता है वो देखना है, उसके बारे में लिखा नहीं रुको, ठीक है? तो ये खाली करंट ईयर का होता है। और प्लस तुझे ऑलरेडी 10,000 मिल चुका है, मतलब तुझे करंट ईयर का भी 40 मिला है और नेक्स्ट ईयर का भी 10 मिला है, तो तुझे यहाँ पे कितना लिखना होगा? 50। समझा? ये दिया जाएगा नहीं, ठीक है? ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, इधर मत देखो, तुझे देंगे 40,000 हम लोगों को मिला है, प्लस प्री रिसीव्ड यानी कि पहले से रिसीव करके रखा है। कितना रिसीव करके रखा है? 10। तो जेब में आज कितना है? जेब में कितना है? 50। कैश बैंक जेब की बात कर रहे हैं, जेब में मतलब पर्स में मेरा कितना है बेटा? 50,000। ये मेरा कैश बैंक है। कितनों को नहीं समझाइए, ठीक है? एक और एडजस्टमेंट दूं, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे सैलरी है तुम्हारे पास 20,000 और इसमें से आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000, तो बेटा तूने सैलरी कितना पे किया रहेगा? 22,000, 18,000 खर्चा है ना? 20,000 के खर्चे में से 2,000 अभी तक पे किया नहीं है, तो कितना पे किया बेटा? खाली 18 पे किया है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो तुम लोगों को ये रिवर्स वाला कंसेप्ट भी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? किसी को भी इसमें डाउट है? अच्छा, अभी बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम and expenditure is nothing but your profit and loss account. This represents only current year's figures. This represents only current year's figures. जो भी पिछले साल का है वो एडजस्ट हो जाता है, और जो भी अगले साल का है वो किधर जाएगा बेटा? बैलेंस शीट। आई डोंट नो वेदर ये सिखा है कि नहीं, 2 गाड़ी होती है अपने पास, एक गाड़ी बहुत सालों तक चलती है, वो है बैलेंस शीट। कोई भी आइटम को एक साल से दूसरे साल में लेके जाना है, कौन से अकाउंट के थ्रू लेके जाओगे? बैलेंस शीट। इसके लिए करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, जो अगले साल का ओपनिंग बनेगा, उसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है? बैलेंस शीट। करंट ईयर अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कभी पे करेगा? अगले साल, किधर जाता है? बैलेंस शीट। करंट ईयर में प्री पे करके रखा है, बिलोंग किसको करता है? अगले साल, किधर जाता है? बैलेंस शीट। करंट ईयर में मशीनरी यूज किया, वो अगले साल भी करने वाले हो, इसके लिए फिक्स्ड एसेट भी बैलेंस शीट। बट करंट ईयर का रेंट कभी भी बैलेंस शीट में जाता नहीं है, तो दूसरी गाड़ी वो है जो हर साल टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है, वो है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें खाली करंट ईयर को बिलोंग करता है। क्या करंट ईयर को बेटा? शो ओनली दोज आइटम्स which belongs to current year, not received. receive अब करंट ईयर में हो सकता है, लेकिन बिलोंग करंट ईयर में करता नहीं है। एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, ठीक है? ये वाला का पॉइंट डिस्कस करना ही है। सब्सक्रिप्शन इज इनकम या एक्सपेंडिचर बेटा? इनकम। रिसीव्ड कुछ भी अमाउंट होगा, ठीक है? रिसीव्ड ऐसा खिचड़ा होगा कुछ तो भी। अब ये जो भी रिसीव हुआ है उसमें लास्ट ईयर का भी हुआ है, करंट ईयर का भी हुआ है और नेक्स्ट ईयर का भी हुआ है, सबका रिसीव करके दे के रखा है। अब मुझे पता है इसमें कौन से ईयर का होना चाहिए? खाली करंट ईयर का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हटा देते, माइनस कर दिया, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर को बिलोंग करता है तो प्लस करो। लास्ट ईयर को कपड़ा पहनाओ, करंट ईयर को प्लस करो। अब मुझे पता नेक्स्ट ईयर का ऑब्वियस ही मिल चुका है, प्री रिसीव्ड है, प्लस करो या माइनस? माइनस करंट ईयर का प्री रिसीव्ड, दैट मीन्स कौन से ईयर को बिलोंग करता है बेटा? नेक्स्ट ईयर। तो ये साल में बिलोंग करता नहीं है। और कुछ लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड है, पिछले साल ही मिल चुका है, लेकिन कौन से ईयर को बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू करंट ईयर। यहां पे बेटा बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, इसके लिए माइनस किया, ये बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो मैं क्या करती हूँ बेटा? प्लस। तुझे क्या देखना है? बिलोंग किसको करता है? ये वाला लास्ट ईयर का है, बिलोंग्स टू विच ईयर बेटा? बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मिलना बाकी था। ये वाला करंट ईयर का है, बिलोंग्स टू करंट ईयर। करंट ईयर का प्री रिसीव्ड पहले से मिल चुका है, एक्चुअली बिलोंग किसको करता है? नेक्स्ट ईयर को। करंट ईयर में एडवांस मिल चुका है, और जो लास्ट ईयर एडवांस मिला होगा किसको बिलोंग करता है? करंट ईयर। तो जो भी बेटा करंट ईयर को बिलोंग करता है, करंट ईयर को बिलोंग करता है, उसको मैं क्या करती हूँ? प्लस। और जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है,
विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, उसको मैं क्या करती हूँ माइनस। क्या ये सबको लॉजिक समझ में आया क्या बोला है? खाली रट्टा मारा है। अभी हम लोग लॉजिक भी थोड़ा बहुत समझते हैं, जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता उसको याद आ गया। किसी को भी डाउट है तो मुझे पूछेगा। इनकम है तो भी ऐसा और एक्सपेंस है तो भी ऐसा। एक्सपेंस में ले लो ना बेटा, रेंट ले लो, रेंट एक्सपेंस, ठीक है, मुझे पे करना पड़ेगा, पेड। कौन से ईयर का पे किया हो सकता है? लास्ट ईयर का भी, करंट ईयर का भी, नेक्स्ट ईयर का भी, 3-4 जगह है, सब में अलग अलग पे किया, ठीक है। अच्छा मुझे बोल, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस, क्यों? क्योंकि पिछले साल जो मैंने पे नहीं किया तो वो मैं इस साल पे करी हूं, बिलोंग किसको करता है? पिछले साल को। करंट ईयर का भी कुछ पे करना बाकी है तो क्या करना है? प्लस, क्योंकि वो किसको बिलोंग करता है? करंट ईयर को, तो प्लस कर दिया। अच्छा अभी मैं माइनस करूंगी करंट ईयर प्रीपेड, पहले से ही पे करके रखा है, पहले से पे करके रखा है करंट ईयर में, तो वो बिलोंग कौन से ईयर को करता है? नेक्स्ट ईयर। और ऐड करूंगी लास्ट ईयर प्रीपेड, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर पे करके रखा था, पर लास्ट ईयर एक्स्ट्रा में कौन से ईयर के लिए पे करके रखा था? करंट ईयर। तो ये तेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? वो इनकम है, ये एक्सपेंस है। किसी को भी कुछ भी डाउट रहेगा तो बोलना। अच्छा डोनेशंस इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है बेटा? इनकम। जो डोनेशंस होता है वो एनपीओ के लिए इनकम होता है। अब मुझे बताइए इनकम कैपिटल में डालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है? अगर स्पेसिफाइड है तो बैलेंस शीट, और नहीं है जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड, ठीक है। किसी को इस पे कोई भी डाउट है? अच्छा और क्या होता है तुम्हारे पास? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस अगेन इनकम है कि एक्सपेंस है बेटा? इनकम। बोल कहां पे डालो? स्पेसिफाइड तो बैलेंस शीट, और जनरल इनकम। बेटा बैलेंस शीट में भी किधर बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वो कैपिटल फंड्स में ऐड हो जाएगा ये वाला। क्लियर हो गया सब लोगों को? बाकी तो सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तुम लोगों को एक होगा इफ, अच्छा हाँ ये वाला ना मैं लिखवा देती हूँ तुम लोगों को, अच्छा रहेगा। इफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन, ठीक है। ये दोनों को पॉइंट को एकदम बराबर से समझना, ये और ये वाला। इफ ओपनिंग स्टॉक कॉमा परचेज कॉमा क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स आर गिवन, दो अलग अलग हो गया बेटा? क्या फर्क है? सेल्स आया और सेल्स नहीं आया। अगर ये दिया है तो शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, विच साइड बेटा? एक्सपेंस साइड। क्या दिखाओगे तुम लोग? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और आउटर कॉलम में डालना है इसको हम लोग एग्जैक्टली गुड्स कंज्यूम के हेड में डालेंगे। गुड्स कंज्यूम, तूने ही खाया, तूने बेचने के लिए लिया नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल एनपीओ, तो वो लोग खुद ही मेडिसिन खा रहे हैं, बेच रहे नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले तो खुद ही स्पोर्ट्स मटेरियल यूज कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर सेल्स आया तो प्रिपेयर प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन अकाउंट। उसके बाद वो अकाउंट में तुम लोग दिखाओगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, that is gains from operations. This is nothing but your which thing बेटा? जीपी। समझ में आ गया सब लोगों को? कितनों को ही नहीं समझे? ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? जीपी। जीपी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? गेन्स फ्रॉम ऑपरेशन। पता है इसको हम लोग पीएनएल में ही डालते थे। पीएनएल यानी कि अपने न के लिए क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम लिख लिया उसके बदले, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे जाएगा ना बाय गेन्स फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर हो गया? ये वाला आइटम इधर आ जाएगा तुम्हारा जीपी।
बाकी फिर तुम्हारा वही घिसा पिटाएगा। इतना बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं है, जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। किसी को इसमें कोई भी डाउट है? आज के दिन में एक सम एटलीस्ट करना है, कर सकते हैं। पहले तुम लोग क्या क्या लिखने वाले हो मैं बता देती हूँ। तुम लोग इतना लिखोगे, देख लो इतना हो जाएगा ना, फिर ये पार्ट नहीं लिखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये सब आएगा, ये सब इधर तक लिख लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। बेटा प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना। डेप्री का मैं नेक्स्ट लेक्चर ये ले सकती हूँ क्या, टेस्ट? कभी है नेक्स्ट? कल नहीं है, थर्सडे। एक दिन दे रही हूँ पढ़ने के लिए। थर्सडे लूँ कि नेक्स्ट वीक लूँ? जब तक प्रिपेयर होगा तब तक मुझे बोलो। नेक्स्ट वीक ले लो। रोज एक सम करोगे ना अगर रिवाइज तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीक ले लेती हूँ। चलो बेटा आगे बोलो। खत्म करूं, स्क्रॉल करूं? जल्दी जल्दी लिखो यार। ओ गलती से हो गया बेटा, डांटने का नहीं, मैं टीचर हूं। एग्जैक्टली। क्या महेश, थैंक यू दादा। डोनेशन तक हो गया, डोनेशन एंट्रेंस फीस, रेंट हुआ, रेंट क्या यार, कितने लोगों का बाकी है रेंट? मैं श्रेया को बोल भी नहीं सकती कि दूसरे से कॉपी कर, दोनों का बाकी है। क्या कौन से वाले पॉइंट पे है? अरे वो दोनों को बोल रही हूँ श्रेया। तेरा हो गया ना, उसको दिखा दे। किसका बाकी है? सबका हो गया। एवरीवन कम टू। अच्छा पेज नंबर बोलो कोई मुझे। 180s में। तुझे ना कभी भी ट्रायल बैलेंस नहीं देंगे, कैश बैंक देंगे और एडजस्टमेंट्स देंगे। कैश बैंक से पता, अच्छा कैश बैंक का कितना इफेक्ट आएगा बेटा? एक, क्योंकि एक इफेक्ट तो कैश बैंक में जा चुका है, उसका साइमल्टेनियस दूसरा इफेक्ट ही बाकी है। एडजस्टमेंट्स का कितना इफेक्ट आएगा? 2। चालू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या करने के लिए तुम लोगों को बोला है लास्ट लाइन में, पहले देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 22 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इतने से एडजस्टमेंट्स है तुम लोगों के, और तुम लोगों को रिसीट्स एंड पेमेंट्स और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दे के रखा है। तो कितने अकाउंट्स बनेंगे? खाली 2। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तुम्हारा वो ट्रेडिंग वाला अभी सम्स नहीं करवा रही हूँ, वो मैं कल परसों करवाऊंगी, ठीक है? आ जाओ जब ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21, ब्रैकेट में लिख रही हूँ लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1.5 लाख के थे, फर्नीचर 50,000 का था, बुक्स 4 लाख के थे, इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का था, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 25,000 का था। बेटा कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ही तुम्हारा ओपनिंग बनेगा, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज नथिंग बट विच अकाउंट बेटा? कैश बैंक अकाउंट। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग वो तेरे करंट ईयर का क्या बन जाएगा? जल्दी से बोलो। ओपनिंग। ये वही है, याद रखना। आगे कैपिटल फंड 7,93,000 है, गुड थिंग। और एक्सपेंसेस पेबल, बेटा एक्सपेंसेस पेबल इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग करंट ईयर के एक्सपेंस में क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस। क्लियर? आगे करंट ईयर में तुम्हारे पास ओपनिंग 50,000 था, एंट्रेंस फीस। अच्छा 2 मिनट देती हूँ, फटाक से रीड कर और तू मुझे बता कौन सा आइटम तेरे हिसाब से इनकम एक्सपेंडिचर एसेट लायबिलिटी कहाँ पे क्या जाएगा? इतने से पढ़ो और बताओ।
हो गया? चलो डिस्कस करो। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला है तो किधर जाएगा? इनकम। मेंबर्स, मेरे को आता है, तुम लोगों को आंसर देना है, चलो देते जाओ। सब्सक्रिप्शन इनकम, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स इनकम, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी इनकम। एंट्रेंस फीस के आगे स्टार मार्क करती हूँ, कुछ एडजस्टमेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस, पोस्टेज स्टेशनरी एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस, बुक्स परचेस्ड एसेट, ऊपर देखो बुक्स था उसमें ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, पहले एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि ये पेड है, इसमें से वो लेस होगा। रेंट एक्सपेंस, क्योंकि है तो एक्सपेंस ना, ये एक्सपेंस में ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऐसे, सैलरीज बैलेंस कैरी डाउन एसेट। अभी एडजस्टमेंट रीड करते हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। तो बेटा कौन से ईयर को बिलोंग करता है? बिलोंग कौन से ईयर को करता है? नेक्स्ट ईयर। तो इसको क्या करेगा? माइनस। एंड 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज। तो बेटा इसका मतलब 75% बैलेंस शीट एंड 25% इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया सब लोगों को? नेक्स्ट, रेंट 4,000 एंड सैलरीज 3,000 आर आउटस्टैंडिंग। बेटा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेगा? प्लस। और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा बेटा? लायबिलिटीज। बुक्स आर depreciated at 10% including additions, electrical fittings and furniture are to be depreciated at same rate। ठीक है, depreciation का दो इफेक्ट आता है, बचपन से किया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी कैलकुलेटेड एट 5% इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1/10/21 फॉर 40,000। रुक जा, पहले ऊपर आ जाओ बेटा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1.5 लाख ले, ओपनिंग 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे 5% करो बेटा, 7,500 आएगा। ओके, परचेज कभी किया था हम लोगों ने, ये रहा परचेज और सिक्योरिटी 40,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी वही दिखाया है, परचेज और सिक्योरिटी 40,000 है। वो 40,000 पे भी 5%, लेकिन कितने महीने के लिए? खाली 6 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। कितना आएगा? 1,000, 8,500 टोटल होना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, उसमें से ऊपर देखो रिसीव्ड है खाली 800 माइनस रिसीव्ड 8,000, इसका मतलब 500 अभी भी रिसीव करना बाकी है। ये मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम आउटस्टैंडिंग 500। सबको समझ में आ गया? ये किसी को कोई भी डाउट है? पक्का लिख सकते हैं हम लोग, इजी सा। ये 10 मार्क से ज़्यादा का नहीं है, 8 से 10 मार्क। ओके, 8 से 10 मार्क का समय। 8 मार्क हाई प्रोबेबिलिटी, 10 मार्क्स लो प्रोबेबिलिटी। एडमिशन वाला सब इस बार 8 मार्क का ही आया था ना, इजी होता है तो इतना। ऊपर से 2 ही अकाउंट है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी नहीं है। तो आजा बनाते हैं, एक एक पेज के दोनों बना लो बेटा। किधर है? हाँ तो मेरे पास भी है ना, हाँ मैं भी क्यों बनाऊँ चलो चालू करते हैं। ओके, वन जेन्युइन क्वेश्चन 3 चैप्टर्स में काम आएगा। तुम लोगों का आदत कैसे है, पहले एडजस्टमेंट्स करने का कि पहले बाकी का पोस्टिंग करने का? ठीक है, तो मुझे ऊपर मार्किंग करना पड़ेगा ना, आज मार्किंग करते हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की है, उसके बाद एंट्रेंस फीस के बारे में बात की है, उसको भी मार्क किया। रेंट और सैलरीज के बारे में बात किया है, रेंट सैलरीज। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बारे में बात की है, डेप्रिसिएशन लगेगा बुक्स पे, डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ इधर नहीं है, हाँ ऊपर है, हाँ फर्नीचर पे और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे। वो बुक्स तो मैंने नीचे मार्क किया था, ठीक है इधर भी कर देती हूँ, और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज पे भी। ओके, और किसका है बेटा? इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज हो गया, इधर इंटरेस्ट पे आएगा। फाइन, इतना मार्किंग आ गया, जरा मार्किंग कर लो। मतलब ये सब चीज़ों में एडजस्टमेंट है, ये सब हम लोग लास्ट में लिखेंगे, बाकी सब कुछ हम लोग एज इट इज लिख के खत्म कर सकते हैं। चलो सबसे पहले पुराने बैलेंस शीट पे आती हूँ। पुराने बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 7,93,000 इनर कॉलम। लायबिलिटी साइड आ जाओ, कैपिटल फंड
7,93,000 इनर कॉलम किया। और क्या दिख रहा है उधर? बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखा और कुछ नहीं। एक्सपेंस पेबल दिख रहा है 7,000। बेटा एक्सपेंस पेबल के सामने चल, तो इधर एक्सपेंस हमने लास्ट ईयर का पे कर दिया है, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो तुम लोग ना अगर दिखाने जाओगे ना तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। किधर गया तुम्हारा? इधर आ जाओ। टू एक्सपेंसेस 7,000 माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 7,000, मतलब जो भी एक्सपेंस पे किया पूरा लास्ट ईयर का ही था, करंट ईयर का कुछ भी था नहीं। क्लियर हो गया? ये दिखाना पड़ेगा, दिखाना जरूरी है। यस, मार्क्स से एडजस्टमेंट है ना, मार्क्स से। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट वैसे भी लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर को तो बिलोंग नहीं करता है, नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हर एक बैलेंस शीट के हर एक आइटम का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जा चुका है लास्ट ईयर के, एक इफेक्ट मुझे अभी देना है। कैपिटल फंड का एक इफेक्ट इधर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक इफेक्ट इधर दिया, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग का। डन। चलो एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड में से एक भी आइटम लिख सकते नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का कैश बैंक लास्ट ईयर में ही चला गया, मतलब ओपनिंग में चला गया, बाकी सब में एडजस्टमेंट है। चलो नीचे आ जाओ, इधर इधर से एक एक आइटम लिखना चालू करते हैं। एंट्रेंस फीस नहीं, मेंबरशिप नहीं, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स बाय सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स। ए अमाउंट कितना था? 1500। आउटर कॉलम में डालो। मैंने हमेशा उल्टा सीखा है, मतलब हमारे सर ने पहले एडजस्टमेंट्स करवाया था। ठीक है अभी कर ले, क्या करे, फर्क नहीं पड़ता पहले या बाद में। चल उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? जो जो कंसिडर करी उसको टिक करी हो मैं। इसके बाद ये हुआ हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000, वहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, सेकेंड इफेक्ट बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल। 20,000 कैश आया तो कैश बैंक में डेबिट, यहाँ पे इनकम है तो इनकम क्रेडिट लिखा। ओके। इनकम साइड बाकी तीनों आइटम में एडजस्टमेंट है। एक्सपेंस साइड इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000, दोनों लिखो। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200, टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000। फिर आएगा टेलीफोन चार्जेस 5,000, तो टेलीफोन चार्जेस 5,000। अच्छा और कुछ बचा क्या इधर? बुक्स परचेज में स्टार मार्क है, रेंट में स्टार मार्क है, बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बेटा इन्वेस्टमेंट में भी इनोवे स्टार मार्क था, एडजस्टमेंट था, ऐड करना है। ठीक है कर देते ना, ऐड खत्म करते हैं। ऊपर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1.5 लाख है, बैलेंस शीट में आ जाओ तुम्हारे। एडिशन ये दिखा के खत्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1,50,000, add additions 40, आउटर कॉलम 1,90,000। इंटरेस्ट में हमेशा अलग से दिखाती हूँ, उसमें ऐड नहीं करती हूँ। ठीक है वो खाली ऐड करना था, दोनों दिखा दी। क्या हुआ? नहीं यार वो बचपन में करते थे, रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट इज शॉर्ट टर्म। तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स अलग होता है, तो यहाँ पे कभी भी ऐड करते नहीं है। वो बचपन में तुम लोगों ने सीखा है वो ठीक है, गलत है। बैलेंस शीट देखोगे तुम लोग, गलत नहीं है, उस वक्त तुम लोगों को सिंपल करने के लिए सिखाया था, पर अगर रियल लाइफ में देखोगे इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स के हेड में आएगा और उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करंट एसेट्स के हेड में आएगा, तो दोनों कभी भी ऐड हो सकता नहीं है रियलिटी में। ठीक है इधर तक मैंने लिखा। अच्छा इसके बाद ये 1,50,000 और 40 दोनों को टिक कर देती हूँ मैं। 40 इधर हो गया इन्वेस्टमेंट। सैलरीज में एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग कैश 20,000 और
बैंक 20,000, कैश 11,300, एकदम लास्ट में लिखती हूँ मैं। 2 का कब है, एसेट है। कैश एट बैंक 20,000, आउटर कॉलम। कैश इन हैंड 11,300। चलो सारे सादे वाले आइटम्स हो गए। अभी एक एक करके एडजस्टमेंट ढूंढते हैं। पहला एडजस्टमेंट बोलता है तुम्हारा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में 10,000 एडवांस में मिल चुका है। ऊपर आ गई सब्सक्रिप्शन 2 लाख दिखा। चलो आ जाओ इधर। बाय सब्सक्रिप्शन इनकम है, रिसीव्ड 2 लाख माइनस करंट ईयर एडवांस, क्योंकि ये बिलोंग्स किसको करता है बेटा, नेक्स्ट ईयर को। प्री रिसीव्ड बोलो, एडवांस बोलो, जैसा इंग्लिश आता है वैसा लिखो। मुझे बोलो आउटर कॉलम में करंट ईयर का कितना हुआ बेटा, खाली 1,90,000। अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ। प्रीपेड खर्चा होता है तो एसेट होता है, तो प्री रिसीव्ड या एडवांस में मिला होगा लायबिलिटीज। सेकेंड इफेक्ट आ जाओ लायबिलिटीज में, एडवांस सब्सक्रिप्शन, थोड़ा लाइंस छोड़ के लिखना, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन आगे करूं। मेंबरशिप फीस के लिए बोला है सेम एडजस्टमेंट में 75% को क्या करना है बेटा, कैपिटलाइज। चलो ऊपर देखो मेंबरशिप फीस कितना है, सॉरी एंट्रेंस फीस 30,000 है। कैलसी ले बेटा, हाँ। तो बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ पे लिखो एंट्रेंस फीस, ब्रैकेट में दिखाओ 30,000 का 25%। जो कैपिटलाइज नहीं करना है वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 7,500, और जो कैपिटलाइज करना है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। हाँ हाल ले 30,000 माइनस कैपिटलाइज, ये क्यों हुआ ना, जरूरत नहीं, सीधा दिखा दो। ऐड एंट्रेंस फीस 30,000 into 75%, 22,500। ओए डन 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 हो गया सबका, इधर तक लिखे। डाउट है किसी को, करूं आगे, नेक्स्ट। अब क्या बचा, अब क्या बचा देखने दो। अब बोला है रेंट 4,000 और सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग है। चलो दोनों लिखते हैं साथ में। रेंट 88,000 है, सैलरी 66,000 है, दोनों देख लिया मैंने। टू रेंट 88,000, एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये कितना 2,000, 4,000, 92 हो गया। एंड टू सैलरी 66,000, 3,000। और दोनों भी जो आउटस्टैंडिंग खर्चे है बेटा, खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटी होता है तेरा। जल्दी से लायबिलिटी साइड आ जाओ, यहां पे दिखा दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन करो। रेंट 4,000, सैलरीज 3,000, टोटल 7,000। सीधा आउटर कॉलम में भी दोनों को इंडिविजुअली लिखा तो भी चलेगा, बात एक ही है। इजी है बेटा ये सब, यस। चल नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है। डेप्रिसिएशन बुक्स को कितना करना है, 10%। लेकिन संभलना बेटा, बुक्स पता है परचेज भी किया था, क्लियरली बोला है 10% इंक्लूडिंग एडिशन। पहले एडिशन दिखा दो। ऊपर देखने गई मैं, बुक्स 4 लाख का था, एडिशन 60,000 का था। एसेट साइड आओ, यहां पे बुक्स इनर कॉलम 4 लाख, एड एडिशंस
60,000. टोटल 4,60,000. टका बोल डेप्री का माइनस 10% डेप्री 46,000. आउटर कॉलम 4,14,000. ये हो गया इजी बुक्स. अब नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, देखो तो. हाँ किसका? फर्नीचर. अब मैं दौड़ के आ गई अपने पुराने बैलेंस शीट में. जल्दी दौड़ो. ये रहा, कुछ ज्यादा ही दौड़ लिया. 50,000 का फर्नीचर, 1.5 लाख का इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. जल्दी से तुम्हारे करंट ईयर के कैशबैक में देखो, कहीं पे कुछ बेच के पैसा आया क्या? नहीं. कुछ खरीदा और पैसा गया क्या? नहीं. बेसिकली सब कुछ ठीक हो चुका है एक्सेप्ट इंटरेस्ट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं है. और उसका डिप्रिसिएशन का परसेंटेज सेम रेट ही बोला है. तो आजा बेटा, फर्नीचर 50,000 माइनस 10% डिप्री 5,000. आउटर 45. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1.5 लाख. माइनस 10% डिप्री 15,000. 135. बोल बेटा. किसी को भी डाउट है इसमें तो बताएगा. तीनों का डेप्री का सेकेंड इफेक्ट देना है. यहां पे देखा, 2 डिप्रिसिएशन. बोलता जा. पहला बुक्स 46,000. दूसरा फर्नीचर मैंने लिखा है 5,000. एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15. 66. इधर तक हो गया अपना सम. अभी लास्ट तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का बोला है. ये वाला तुम लोग वर्किंग नोट लिखने वाले हो बाद में, ठीक है? वो मैं लिखूंगी अच्छे से. पहले हम लोग कर लेते हैं. 500 आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पे मैं आ गए, पहले टिक कर लेते हैं. बेटा क्या बच गया ना, जरा घूर घूर के देखो. यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट में कुछ भी बचा नहीं है. ये ओपनिंग कैश बैंक इधर दिखा दिया है, तो ये दोनों भी 2 इफेक्ट हो गया. बाकी सब कुछ यहाँ पे टिक हो चुका है. खाली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एक 8,000 को टिक करना है. आ जाओ इधर, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. अंडरलाइन का रिसीव्ड 8,000. एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल 500. आउटर कॉलम 8,500. ब्रैकेट में लिख दे वर्किंग नोट 1. बेटा अगर मिलना बाकी है तो एसेट है. दौड़ के जाओ सेकेंड इफेक्ट दिखाने के लिए. इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन सिक्योरिटीज या रिसीवेबल ऑन सिक्योरिटीज 500. क्लियर हो गया बेटा सबको? ये जो नोट लिखा है ना, इधर लिखना चालू करो. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. चलो जल्दी जल्दी लिखो. सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना मिलना चाहिए? तो तू बोलेगा देखो मैडम 5% मिलना चाहिए 1.5 लाख पे पूरे 12 महीने के लिए, और 5% मिलना चाहिए, ऐड कितना किया था 40,000 पर खाली 6 महीने के लिए. 7.5 और 1,000. 8,500 रिसीवेबल है माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500.
खत्म करो नोट। लिखा बेटा? तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे? व्हाट डू यू मीन बाद में? तो वेट करना है इसके बाद मुझे। हो गया सबका इधर तक लिख के? अभी क्या करना है बेटा? सारे एडजस्टमेंट हो गए? डेफिसिट या सरप्लस निकालो। कितने का? खत्म करो। इधर मैं आ जाती हूं। डेफिसिट वर्ड यूज मत करना, डेफिसिट ब्रैकेट में लिखना है। इधर क्या लिखोगे? बाय एक्सेस ऑफ। सुनना, अगर ये चुप रहेगा, अगर ये बाजू बैलेंसिंग फिगर आ रहा है मतलब बाजू वाला साइड हैवी है तो एक्सपेंस हैवी है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम और ब्रैकेट में डेफिसिट। हर बार ऐसे ही करना है। 16,700 बोला ना? डेफिसिट है। हाँ हाँ, अभी से उल्टा लिखना। $16,700 आना चाहिए बेटा। 244,200। सारे सम जितने ही सिंपल आ जाए तो क्या चाहिए लाइफ में। और यहां पे माइनस डेफिसिट 16,700 आउटर कॉलम में जाएगा तुम्हारा 798,800। 8,15,800। हाँ मैंने वही हिंदी में बोला। रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया था। अच्छा डिफिकल्ट वाला आ गया था। आज एक सम है जिसमें बीआरएसपी है, वो सबसे एनपीओ में एक सम में थोड़ा सा बीआरएस का कंसेप्ट है, कुछ नहीं, वो प्लस माइनस है। पासबुक दिया है, कैशबुक के हिसाब से करना है। एक ही एडजस्टमेंट है, वो आ गया था। और उसको छोड़ के बैंक इंटरेस्ट इनकम साइड जाएगा, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन इनकम। अरे अपना ये सम आया, रुक दिखा देती हूँ कौन सा वाला हो गया ना तेरा, ये वाला कॉपी करके। ये वाला सम है, ये इंटू 1.5 है, 150 है। कैलकुलेट तो 2230 इंटू 1.5 कर। माँ कसम वही है। ये 900 है, ये 45 है। देख ले पूरा सम इंटू 1.5 है, सेम सम है। ठीक है, ये 80 का 120 है, ये 150 है, ये 450 है, ये 3,900 है। जाने दे, शर्म आते हैं देखने में। ये टोटल देख लेना 11,730 है। ठीक है, तो खत्म हो गया। अभी ये सम आया था, उसके बाद हाँ उसके बाद ये भी पूछा है और ये एक ही एडजस्टमेंट है। डन। इसमें ना इंपॉर्टेंट कौन सा वाला था? ये वाला, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर रिपेयर्स। बेटा रिपेयर्स का चेक नहीं दिखाया था, बस दैट्स इट। एक ही एडजस्टमेंट था, वो भी मैंने बच्चों को एक बार में से कर दिया, प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बेटा तेरे पास पासबुक दिया है, तुझे पहुंचना है कैश बुक तक। चेक तूने दे दिया है लेकिन बैंक में गया नहीं है। जब बैंक में जाएगा तो बैंक भी कम हो जाएगा, माइनस। खत्म खत्म। कैश बुक, ये पासबुक है, पासबुक का अवेलेबल है। कैश बुक में तूने चेक्स इश्यू कर दिए तो कम हो गया है। पासबुक चेकबुक में सॉरी कैश बुक में कम हो गया है। तेरे पास क्या है? पासबुक। पर तुझे तेरे बुक्स में क्या चाहिए? तुझे तेरे बुक्स में कैश बुक, यहां से नहीं चाहिए, माइनस। खत्म। हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। 12, छोटा सा 12 मार्क का आया था, गुड। अच्छा ये देख लो, तुम लोग अभी भी बोल सकते हो मेरे को कौन सा आइटम किधर जाएगा, इधर से खाली डिस्कस करो। कैश इन हैंड लास्ट ईयर बैलेंस शीट, ये समय लास्ट ईयर बैलेंस शीट नहीं दिया तो बनाना था।
बैंक बैलेंस, डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट, और करंट अकाउंट, ये दोनों में किधर जाएगा? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस, ये सब ओपनिंग था। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट, इनकम, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है तो इनकम, चाय का इनकम, इनकम मेरे को आता है, बोलो ना। कंट्रीब्यूशन टू फेस, इनकम, सेल ऑफ इक्विपमेंट, लेस फ्रॉम इक्विपमेंट, नेट प्रोसीड्स ऑफ वेराइटी, इनकम, वेराइटी एंटरटेनमेंट, इनकम, डोनेशन फॉर फोर्थ टूर्नामेंट, लायबिलिटीज, स्पेसिफाई किया था। अच्छा, ग्राउंड्समैन फीस, एक्सपेंस, इधर आ बेटा, इधर। ग्राउंड्समैन फीस, एक्सपेंस, बेटा मशीन एसेट, रेंट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ चाय एक्सपेंस, फेस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, रिपेयर टू इक्विपमेंट एक्सपेंस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एक्सपेंस, बट ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि तेरा करंट ईयर 22 है, तूने कौन से साल का भरा है? 21। बैंक बैलेंस, ये सारे कैश बुक, बैंक बुक, सब कैश इन हैंड, किधर जाएगा बेटा? एसेट। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सब था। आगे तेरे को ये सब दिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब मेरे को बोल, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अगेन आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस, इसका सेकेंड इफेक्ट लास्ट ईयर के लायबिलिटी में और ये करंट ईयर के लायबिलिटी में, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 और 1750, बेटा लास्ट ईयर एसेट दे दिया है और करंट ईयर एसेट दे दिया है, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ये है। अभी डेप्रिस समझाओ कैसे आएगा। लास्ट ईयर तेरा एसेट का कीमत 800 था, क्या था बेटा? मशीनरी। करंट ईयर में पता है एक मूविंग मशीन खरीदा था ऊपर, ले तो कैलसी पे 1500 और 800, 800 और 1500 कितना हो गया? 2300। 2300 का वैल्यू, रुक जा, उसमें से सेल किया है 80 का, 80 का सेल किया है, माइनस कर दो, कितना आया? 2220, और आज इसका वैल्यू 1750 है, तो बीच वाला डिफरेंस डेप्रिसिएशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स शुड गिव यू क्लोजिंग, पर अलग है, तो बाकी किधर गया? डेप्रिसिएशन। अच्छा, एस्टिमेटेड वैल्यू, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में एंटर नहीं किया है तो कैश बुक तक का तो सवाल ही नहीं है, तो दोनों में भी बाकी है, बीआरएस का नहीं है, नॉट बीआरएस, तो नॉर्मल इंटरेस्ट जो आया ही नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम है बेटा, एसेट, और बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, अगेन लायबिलिटी, और ये प्लस हो जाएगा, ग्राउंड्समैन फीस में ऐड हो जाएगा। तुझे बोला है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी करंट ईयर का 200 से बढ़ाना था, लास्ट ईयर 400 था, कम वाली बाई का पगार 400 है, वो बोली भाई दीदी 200 से बढ़ाओ ना, तो कितना हो जाएगा? 600, और करंट ईयर का ऑनरेरियम हमने भरा नहीं है, तो पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग, खत्म सब। इतना 12 मार्क का था। अच्छा, तुम्हें अभी डिफिकल्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि तुमने खाली डिस्कस किया है, सॉल्व किया नहीं है। सॉल्व करोगे समझ में आएगा, डिफिकल्ट नहीं है। खाली बच्चे का मिस्टेक करते, पता है बच्चे बोलते हैं ऑनरेरियम खाली 200 रुपया है, बेटा 200 से इंक्रीज किया है, लास्ट ईयर 400 था, 200 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 600, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, कल हम लोग यही सम से चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, और फिर हम लोग सेकेंड सम पे जाएंगे। डन।